हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के लिए अकाउंटिंग कैसे करें। स्पेशली मेरा जो फोकस है वो टेली सॉफ्टवेयर के हिसाब से है कि टेली में अगर हमें जीएसटी की रिकॉर्डिंग करनी हो, अकाउंटिंग करनी हो, तो हम कैसे करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये भी मैं बोलूँगा फ्रैंकली कि अगर आपने मेरी बिजनेस अकाउंटिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो शायद आपको अकाउंटिंग क्लियर नहीं होगी। अगर आपने जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीएसटी के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो जीएसटी की अकाउंटिंग करने के लिए फ्रैंकली आपको अकाउंटिंग की वीडियोज़ भी पहले देखनी है, टेली की वीडियोज़ भी पहले देखनी है और जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोज़ भी पहले देखनी है। तब आप सही मायने में जीएसटी की अकाउंटिंग कर पाएंगे, नहीं तो फ्रैंकली कच्चा काम होगा, आपको समझ में आएगा नहीं आधी चीज़ें और आपको लगेगा कि सर स्किप कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अगर अपनी हर वीडियो में हर बात बार बार रिपीट करूं तो ये तो सैकड़ों घंटों की वीडियोस बन जाएंगी और वैसे भी इट्स नॉट लॉजिकल कि जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं उसको दोबारा करें, है ना। तो लेकिन फिर भी मैंने जीएसटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इस वीडियो में आपके लिए कवर किए हैं और अगली बार यानी नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके लिए अकाउंटिंग की पहले जनरल एंट्रीज डिस्कस करूंगा और फिर टेली सॉफ्टवेयर में हम उसको वर्क करके देखेंगे। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट्स को, जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो सबसे बड़ी बात जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो सबसे पहले नई चीज़ आई है वो ये कि अभी सेल्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें, बोथ सेल्स एंड सर्विसेज, इनको नाम दे दिया है सप्लाई। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। मैंने पहले ही कहा कि आपने मेरे जीएसटी कंसेप्ट्स की वीडियोस अगर देख ली हैं तो फिर शायद आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, और अगर आपने रियली जीएसटी कंसेप्ट्स अच्छे से रिसेंटली मेरे वीडियोस देख ली हैं, पढ़ लिए हैं, तो मैं तो कहूँगा आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ जीएसटी के कंसेप्ट्स ही रिवाइज करा रहा हूँ। अकाउंटिंग वीडियो नंबर 2 से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अगर हम जीएसटी कंसेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बात वो ये कि सेल्स एंड सर्विसेज दोनों को ही सप्लाई कर दिया है। इतना तो आप सबने सुना ही होगा कि जीएसटी एक्ट जो आ रहा है, ये जो पहले वैट होता था और सर्विस टैक्स होता था उसको मर्ज कर रहा है। वैट क्या था? सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, और सर्विस टैक्स तो जो सर्विसेज पे टैक्स लगता है वो था ही। अब अगर हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी में ये सेल्स एंड सर्विसेज दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, वैसे तो और भी टैक्स मर्ज किए हैं, क्योंकि अगर आपने जीएसटी के कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो आप कहोगे सर सिर्फ सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स ही मर्ज नहीं हुआ, और भी बहुत सारे टैक्स मर्ज हुए हैं। आई नो, एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर्स पे लगती है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो बेसिकली सिनेमा हॉल जैसे उसका एक एग्जांपल है, या लग्जरी टैक्स जो जैसे होटल्स पे लगता है, तो और भी बहुत सारे एंट्री टैक्स, चुंगी टाइप, बहुत सारी चीज़ें मर्ज कर दी गई हैं। और अब जैसे एक कंसेप्ट है ना, वन इंडिया वन टैक्स, तो उसी तरह से जीएसटी को लाया गया है। खैर, फिलहाल जो सबसे पहले पढ़ना है, जो सबसे पहले समझनी है, सबसे पहली लाइन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि सेल्स हो या सर्विसेज हो, अब उसको हम सप्लाई बोलेंगे। इसका मतलब जो पहले सेलर था वो अब सप्लायर हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर था वो भी सप्लायर हो गया, और इवन देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर था अब वो भी सप्लायर है, क्योंकि अब जो टैक्सेबल इवेंट है यानी वो सिचुएशन जिस पे हमें टैक्स देना होगा वो अब कहलाएगी सप्लाई। सिंपल सी बात है कि सप्लाई जब कभी भी होगी तो उस सप्लाई पर हमें टैक्स देना है। तो दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट। अगर 1% आप ये वीडियो ही देख रहे हैं और आपने मेरे जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने ये आपके लिए एक तरह से कंसेप्ट बताया। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कि अब हम टर्म सेल्स ना यूज़ करके सप्लाई करेंगे, यानी कि अगर एक शॉपकीपर एक कस्टमर को माल बेच रहा है तो हम अब टेक्निकली उसको बोलेंगे कि दैट ही हैज़ सप्लाइड द गुड्स। ऐसे अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट को कोई सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है या कोरियर सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, तो हम ये मानेंगे कि उस सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विसेज सप्लाई की हैं। ये सबसे पहला कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीम मैं तो कहूंगा कि वर्जन उठा लिया, इवन सेल को ही सप्लाई नहीं किया, परचेज को भी सप्लाई बना दिया। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, सिर्फ सेल को सप्लाई नहीं किया, परचेज को भी सप्लाई बना दिया। अब दोनों में फर्क तो करना था ना, तो दोनों में फ़र्क क्या किया
कि सेल को, यानी कि जब हम सर्विस दे रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसको बना दिया इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम कोई प्रोडक्ट दूसरे को दे रहे हैं, जब हम कोई सर्विस दूसरे को दे रहे हैं, तो उसको उन्होंने बना दिया आउटवर्ड सप्लाई। और जब हम रॉ मटेरियल या गुड्स खरीद रहे हैं, किसी दूसरे की सर्विस ले रहे हैं, तो उसको इन्होंने बना दिया इनवर्ड सप्लाई। यही मैंने दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि जब आप रॉ मटेरियल या गुड्स को परचेज करते हो, तो ये है आपके लिए इनवर्ड सप्लाई। इसी तरह से अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज आप देते हैं, और उन सर्विसेज को देने के लिए आपको भी तो सर्विसेज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही हम एग्जांपल लें, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसको भी तो इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए, एयरटेल से या BSNL से, किसी भी कंपनी से। तो वो उसके लिए वो सर्विस भी क्या बन गई, इनवर्ड सप्लाई। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सबसे पहले आपका क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर हम GST पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना है कि अब सेल जो हम दूसरे को देते हैं, सर्विसेज जो हम दूसरे को देते हैं, वो है सप्लाई, और ज़्यादा टेक्निकली आउटवर्ड सप्लाई। और जब हम बाहर से कोई सामान खरीदते हैं, अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अगर हम एक ट्रेडर हैं, हम दूसरे का बना बनाया सामान खरीदते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो है इनवर्ड सप्लाई। यानी है वो सप्लाई, चाहे हम दें चाहे हम लें। इसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर जो दूसरे को सर्विसेज दे रहा है, वो है आउटवर्ड सप्लाई। और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उसने जो सर्विसेज ली हैं, चाहे कोई प्रोमाइसेस, कमर्शियल प्रोमाइसेस रेंट पे ही ली हुई हैं, चाहे उसने भी हो सकता है कुछ ट्रक्स हायर किए हुए हों, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हैं। नेचुरली कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, उसको भी तो बहुत सारी सर्विसेज खुद को चाहिए, तो वो सब क्या हो गया, वो सारा हो गया इनवर्ड सप्लाई। ठीक है ना। तो जब सब कुछ ही सप्लाई है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, ध्यान से देखिएगा, मैंने तीनों को हाईलाइट किया येलो में, कि जो सेलर है यानी कि जो माल बेचता है, जो मैन्युफैक्चरर है यानी जिसकी फैक्ट्री है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अब क्या बन गया, सप्लायर। वो क्या बन गया, सप्लायर। तो हमें ये बेसिक चीज़ें समझ के चलनी है कि अब GST सप्लाई बेस्ड है, और जो सप्लाई कर रहा है टैक्स तो उसी पे लगेगा ना, तो वो हो गया सप्लायर। अभी मेरे मुंह से एक बात निकली कि जो सप्लायर है टैक्स तो उसी पे लगेगा। आप सोचेंगे कि सर टैक्स सप्लायर पे लगेगा या टैक्स कस्टमर पे लगेगा। मैं दोबारा आप ही का क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि टैक्स सप्लायर पे लगेगा या कस्टमर पे लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि टैक्स सप्लायर पे लगेगा, रिकवरी वो कस्टमर से करेगा। मेरा सेंटेंस दोबारा ध्यान से सुनिए, टैक्स सप्लायर पे लगेगा, रिकवरी वो कस्टमर से करेगा। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि हमने एक मोबाइल सेल किया, एक शॉपकीपर है, अब जो सप्लायर बन गया, एक तरह से टेक्निकली उसका नाम सप्लायर है। तो एक शॉपकीपर है, वो मोबाइल्स को सेल करता है। मैं मोबाइल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने और जितने भी लोग हैं, उन्होंने मोबाइल तो ख़रीदा ही होता है, और किसी चीज़ का उनको ध्यान हो या ना हो। अब सपोज़ आपने जाके शॉप से एक मोबाइल ख़रीदा और वो मोबाइल 10,000 रुपये का है। आज की तारीख में मान लेते हैं कि उसके ऊपर 12% GST है, 12 होगा या 18 होगा, ज़्यादातर यही कॉमन रेट सामने आ रहे हैं। सपोज मोबाइल पे 18% GST है या 12, वटेवर। तो टेक्निकली होगा क्या कि 10,000 के मोबाइल पे आपको 1200 रुपया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा, जिसको पहले वैट बोलते थे, अभी सेल ऑफ प्रोडक्ट्स पे GST लगेगा। तो हुआ क्या कि आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, लेकिन 1200 रुपया आपने टैक्स पे किया, तो टोटल कितना हो गया, 11,200। अब मैं अगर इसको एक एग्जाम्पल के रूप में टाइप भी कर दूं, तो फॉर एग्जाम्पल A purchased one mobile for ₹10,000 and additionally paid ₹1,800 as GST। ठीक है, 1800 रुपये उसने टैक्स पे किया, जो कि मैंने प्रिज्यूम किया, सपोज 18% उसका GST का रेट है, तो उसने 18% GST जो है वो पे किया, और उसने एक मोबाइल ख़रीदा जो वैसे 10,000 का था, लेकिन 1800 रुपये टैक्स देके उसने ये मोबाइल ख़रीदा। तो द टोटल पेमेंट इन दिस केस जो उसने शॉपकीपर को की, टोटल पेमेंट इज़ ₹11,800। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल।
उसको वो मोबाइल 10,000 का नहीं पड़ेगा, 1,800 रुपये उसको जीएसटी लगा और वो 11,800 का पड़ा। चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर टैक्स तो कस्टमर ने दिया, लेकिन क्या ये कस्टमर ये टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है? दोबारा ध्यान से सुनिए, क्या ये 1,800 रुपये का टैक्स कस्टमर गवर्नमेंट को दे रहा है? द आंसर इज बोथ येस एंड नो। येस क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और नो क्यों है? क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, अभी तो वो उस शॉपकीपर, उस सप्लायर को पैसा दे रहा है। तो ये सिस्टम है जीएसटी का। एक्चुअली ये सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी यही सिस्टम था, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कस्टमर ने टैक्स दिया, लेकिन कस्टमर ने टैक्स जो दिया वो दिया शॉपकीपर को, सप्लायर को, और वो सप्लायर मंथली बेसिस पर इस तरह के जितने भी मोबाइल्स बेचेगा उन सब में मंथली बेसिस पर जितना भी टैक्स इकट्ठा होगा वो सारा टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो टेक्निकली गवर्नमेंट तो टैक्स सप्लायर से ले रही है, यानी शॉपकीपर से, और शॉपकीपर किससे ले रहा है? कस्टमर से। तो प्रैक्टिकली टैक्स तो कस्टमर पे ही लगता है। भाई कस्टमर का तो नाम ही है ना, कष्ट से मर, तो इसीलिए वो टर्म बनी कस्टमर। तो उसने तो कष्ट से मरना ही है, उसने तो टैक्स देनी है। वो अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा तो भी टैक्स लगेगा, वो अगर बस में चढ़ेगा, मेट्रो में चढ़ेगा, एरोप्लेन में चढ़ेगा, कुछ भी करेगा, सांस लेने को छोड़ के कुछ भी करेगा तो उसको टैक्स तो देनी है। लेकिन उसको टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है, उसको टैक्स देना है शॉपकीपर को, सप्लायर को। सप्लायर देगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी सप्लायर ही होगा। बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने कस्टमर की डिटेल्स भी मेंटेन नहीं करते, और शायद कस्टमर भी अपनी हर डिटेल अपने सप्लायर को देना बिलीव भी नहीं करते। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के पास भी पकड़ने के लिए सप्लायर है। तो हम यही बोलते हैं कि सप्लायर पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। अगर हम एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ दें तो ये चीज़ भी मैंने आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट्स में अच्छी तरह से पढ़ाई है कि आपको मंथली रिटर्न्स भरनी है ना। उस वक्त मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जीएसटी में मंथली रिटर्न्स भरनी है, यानी कि जो सप्लायर है वो जो भी टैक्स इकट्ठा करेगा वो मंथली बेसिस पर अपना क्लियर कर देगा। ये भी मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जीएसटी जो है वो आपका सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स आपको याद है क्या था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब माल दूसरे शहर में आता जाता है तब सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। यानी अगर मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में ही माल बेच रहा हूँ, यानी मेरी डिलीवरीज, जो माल मेरे शॉप से निकल कर जा रहा है वो दिल्ली में ही डिलीवर हो रहा है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट, तब उस पर लगता था लोकल टैक्स। लेकिन अगर मैं दिल्ली से जयपुर में डिलीवरी करूं, मैं दिल्ली से जलंधर में डिलीवरी करूं, चेन्नई में डिलीवरी करूं, तो वो था सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी वो इंटर स्टेट सेल पे दूसरे शहर में जब माल जाता है, शहर नहीं, मुझे स्टेट वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर सूरत से राजकोट में जाएगा, दोनों गुजरात में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सूरत से राजकोट में जाएगा, दोनों गुजरात में है, तो उस पर लोकल टैक्स ही लगता था, है ना। तो अभी क्या है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता था? जब दूसरे स्टेट में माल जाता था। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स। लेकिन अब बहुत सारे और छोटे टैक्सेस के साथ जीएसटी ने इन सब को मर्ज कर दिया है। मैं इसी को हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ कि जीएसटी विल मर्ज। जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया है, चाहे फिर वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे फिर वो सर्विस टैक्स हो, मैंने जैसा बताया लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से बताई थी। ये सब चीज़ें अब मर्ज कर दी गई हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात मैंने आपको बताई दी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कस्टमर ने मोबाइल खरीदा था, लेकिन उसका टैक्स उसने शॉपकीपर को दिया, गवर्नमेंट को नहीं। तो कस्टमर ने गवर्नमेंट को ही टैक्स दिया, बट इनडायरेक्टली, राइट। और यहाँ पर अब आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो एक और कंसेप्ट आपको समझना है, वो ये कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश तो करूंगा, बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट पे बहुत डिटेल में मैंने आपको जीएसटी कॉन्सेप्ट्स में सिखाया है। बट फिर भी चलो मैं कोशिश करता हूँ। अब जिन्होंने जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस मेरी नहीं खरीदी हैं या नहीं देखी हैं और सीधा वो टैली के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं कुछ आइडिया देने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है कि जब आप किसी को सर्विस देंगे, जब आप किसी को माल बेचेंगे, व्हेन यू विल डू एनीथिंग, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज इसी शॉपकीपर की बात करते हैं जिसने ये 10,000 रुपये का मोबाइल आपको बेचा और 18% टैक्स लिया।
तो आपसे 1800 रुपये लेने के बाद अब इस शॉपकीपर की, इस सप्लायर की ये ड्यूटी बन गई कि वो ये 1800 रुपये सरकार को दे। चलो ये तो ठीक है, लेकिन जब ये 10,000 का मोबाइल इसने खरीदा होगा, आपको सर खरीद तो कस्टमर रहा है, नो, ध्यान से सुनिए, शॉपकीपर ने भी तो कभी खरीदा है, वो अपने घर में थोड़ी बना के लाया। शॉपकीपर ने भी तो मोबाइल खरीदा ही था ना। जब उसने ये मोबाइल खरीदा होगा तब भी तो जीएसटी लगा होगा। दोबारा ध्यान से सुनिए, शॉपकीपर एक मोबाइल बेच रहा है, कस्टमर को जब वो बेच रहा है उस वक्त टैक्स लग रहा है, वो उसने कलेक्ट कर लिया। ये बात मैंने आपको समझा दी, आपकी समझ में भी आ गई। अब दूसरी बात समझो कि जब उसने ये 10,000 का मोबाइल खरीदा, हो सकता है कि उस वक्त भी 1,000 रुपया जीएसटी लग के उसने ये मोबाइल खरीदा हो, राइट। तो लॉ ये कहता है कि जब वो 1,800 रुपये का टैक्स देगा, उस वक्त जो 1,000 रुपये का टैक्स ऑलरेडी इस मोबाइल पर लग चुका है उसको माइनस कर देगा और ओनली डिफरेंस पे करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी शॉपकीपर सामान खरीदेगा, खरीदते वक्त सामान, शॉपकीपर भी तो सामान खरीदेगा, तो शॉपकीपर जो सामान खरीदेगा, मैं ये चीज़ यहाँ लिख भी लेता हूँ, व्हेन अ शॉपकीपर, जिसको अब मैं सप्लायर बोल रहा हूँ, व्हेन अ सप्लायर विल परचेज, अब परचेज में बेसिकली क्या हो गया, इनवर्ड सप्लाई, परचेज क्या हो गया टेक्निकली, इनवर्ड सप्लाई। सो व्हेन अ शॉपकीपर विल परचेज गुड्स, तो परचेज के टाइम पर ही विल पे जीएसटी, नेचुरली खरीदते वक्त भी उसको जीएसटी देना है। दिस जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, दिस जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इनवर्ड सप्लाई, विल बिकम, क्या बन जाएगा ये, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बन जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। ये मैं कई बार ब्रीफ में लिख दूंगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब मैं अभी अकाउंटिंग करने लगूंगा तो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखना कई बार मुश्किल होता है, अकाउंट का नेम ब्रीफ में लिखूंगा आईटीसी। आईटीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट है, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदते वक्त टैक्स दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक इनपुट टैक्स है, और जो आपको 1,800 रुपये देना है वो आउटपुट टैक्स है, ठीक है ना। अब मैं इसमें फर्दर सपोज करता हूँ, फर्दर सपोज वी द शॉपकीपर, वो जो सप्लायर था, पेड ₹1,000 एज जीएसटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, उसने खरीदते वक्त इसके 1,000 रुपया जीएसटी दिया था। नाउ दिस ₹1,000 विल बिकम हिज आईटीसी, ये उसका बन जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी है, ये इनपुट है और वो आउटपुट लायबिलिटी जो उसने माल बेचा है, वैसे तो पूरे महीने वो माल बेचता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं मानता हूँ कि वो 1,800 है। दोबारा ध्यान से समझिए, जब उसने माल बेचा तब 1,800 रुपये कस्टमर से लिए, तो वो उसकी आउटपुट की लायबिलिटी है, और जब उसने माल खरीदा तब 1,000 रुपया टैक्स दिया, वो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो अब उसको जो नेट टैक्स पे करना है, जो नेट जीएसटी पेएबल है, वो कितना हो गया, दैट इज ₹800। तो इस तरह से उस शॉपकीपर को बार बार टैक्स नहीं लगा, खरीदते वक्त भी टैक्स, बेचते वक्त भी टैक्स, तो वो तो परेशानी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है, देखो भैया ऐसा है, जब फाइनली कस्टमर को बेचोगे टैक्स तभी लगेगा, उससे पहले आपने जितना भी टैक्स दे रखा है उस सामान को बनाते वक्त, उस सर्विस को देते वक्त, उस प्रोडक्ट को बेचते वक्त, वो सारा टैक्स हम माइनस करने को तैयार हैं। आपके पास प्रॉपर बिल होना चाहिए, जिसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। यानी अगर सप्लायर के पास, कस्टमर के पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो टैक्स इनवॉइस के दम पर सारा क्रेडिट क्लेम कर लेगा। ये जीएसटी का सिस्टम है। अब आप समझे? तो एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड वेदर इनफर्ड सप्लाई इज फ्रॉम सेम स्टेट और अदर स्टेट्स। अब ये भी एक पॉइंट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं ये आपको वैट और सीएसटी पढ़ा रहा था। एक्चुअली जो पुराना सिस्टम था, मुझे बार बार फिर वही जीएसटी कंसेप्ट्स की याद आ रही है कि मैं आपको टेली में ब्रीफ में बता रहा हूँ, बट इन चीज़ों को एक्चुअली ब्रीफ में समझाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट खैर फिर से एक बार और ट्राई करता हूँ।
जो पुराना सिस्टम था हमारा, उसमें क्या होता था कि लोकल टैक्स की एडजस्टमेंट तो अलाउड होती थी। यानी ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी पहली बार लाया जिंदगी में, ये पहले भी था। लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि पहले सिर्फ लोकल टैक्स एडजस्ट होता था। अगर आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया है, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है, उसका जो टैक्स है, उसकी एडजस्टमेंट नहीं होती थी। उसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स पड़ता था। ये बात मैंने आपको समझाई हुई है पहले से। तो यहां पर भी मैं ब्रीफ में आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इनवर्ड सप्लाई पे वो आपको मिलेगा, चाहे फिर वो सेम स्टेट हो या अदर स्टेट हो। ये जीएसटी की ब्यूटी है। ये जीएसटी ने एक नया कंसेप्ट, एक अच्छा कंसेप्ट लाया है, सो दैट टैक्स ऑन टैक्स ना हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि टैक्स पे टैक्स ना पड़े। अब गवर्नमेंट जीएसटी लाने के बाद अपना माइंड क्लियर कर चुकी है कि भाई किसी भी चीज पे एक बार टैक्स ले लो। आप बोलोगे नहीं सर, बार बार टैक्स लग रहा है, लगेगा बार बार टैक्स, लेकिन जब भी, ध्यान से सुनिए, दूसरी बार टैक्स लगेगा तो पहली बार जो टैक्स लग चुका है वो माइनस हो जाएगा। अगर तीसरी बार वो चीज बिकती है, अब होता है ना, पहले मैन्युफैक्चरर ने बेची, फिर डीलर ने बेची, फिर होलसेलर ने बेची, मान लेते हैं उसके बाद सप्लायर ने बेची, फिर अल्टीमेटली शॉपकीपर रिटेलर ने बेची, मान लो वो 4-5 बार में बिक रहा है। याद रखिए मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। जब भी कोई चीज बिकेगी टैक्स लगेगा, लेकिन जब दूसरी बार टैक्स लगेगा तो जो पहली बार टैक्स लग चुका है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से जब तीसरी बार बिकेगी तो जो पहली 2 बार में टैक्स लग चुका है वो माइनस हो जाएगा। जब चौथी बार बिकेगी तो पहली 3 बार में जो टैक्स लग चुका है वो माइनस हो जाएगा। दैट इज द सिस्टम। क्लियर? इसी तरह से एक और चेंज है कि पहले सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की आपस में लड़ाई थी। समझ पा रहे हो? मजाक में बोल रहा हूं मैं कि पहले सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स आपस में एडजस्ट नहीं होते थे। जैसे मान लेते हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कोई चीज खरीदी, गिफ्ट्स खरीदे अपने कस्टमर्स के लिए, तो उस पर जो वैट लग गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। उस पर जो वैट लग गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी वो जो टैक्स था वो माइनस नहीं होता था। ये कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए भी जीएसटी लाया गया। यानी आपको हाथ के हाथ ये भी समझना है कि भाई जीएसटी क्यों लाए। इसलिए भी लाए कि पहले जो पुराना कंसेप्ट था उसके हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि जो लोकल टैक्स है उसमें सर्विस टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउड नहीं थी, और इसी तरह से सर्विस टैक्स वालों को लोकल टैक्स की एडजस्टमेंट अलाउड नहीं थी। दोनों एक तरह से आपस में लड़ते थे, या ये कहो कि दोनों के आपस में बनती नहीं थी, एडजस्टमेंट नहीं थी, सिस्टम नहीं था, और उसकी वजह से जो टैक्स ऑन टैक्स की मैं बात कर रहा हूं वो होता था। दैट वाज अ प्रैक्टिकल रियलिटी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यानी कि अब जीएसटी के आने के बाद इनकी भी आपस में एडजस्टमेंट अलाउ की गई है। यानी जीएसटी आने के बाद 2 बड़े चेंजेस अभी हाथ के हाथ हमने पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 में पढ़ लिए। ठीक है ना? तो मैं इस चीज को दोबारा टाइप करके बता देता हूं। नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल्स, जो दूसरे स्टेट में माल बिकता था। इंटरस्टेट सेल्स का मतलब जो एक शहर से दूसरे, सॉरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल बिक रहा है। So now after introduction of GST, adjustment of tax on interstate sales and tax on services is allowed. जो एडजस्टमेंट पहले इंटरस्टेट सेल्स पे नहीं थी, जो एडजस्टमेंट पहले सर्विस टैक्स पे नहीं थी, वो अब एडजस्टमेंट अलाउड है। यानी अब तो सीधी सीधी एक ही बात इन्होंने कर दी है कि भैया जो भी टैक्स लगेगा, चाहे वो सर्विसेज पे लगे, चाहे वो सेल्स पे लगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग पे लगे, उसका नाम है जीएसटी। तो एक तो ये चीज़ कॉमन हो गई, और दूसरी बात कि टैक्स लगने के बाद जो भी टैक्स अब तक लगा है उसको हम माइनस करने के लिए तैयार हैं, उसको एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो कस्टमर ये नहीं फील करे या शॉपकीपर ये नहीं फील करे कि भाई एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लग रहा है। अगर लग भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो टैक्स ऑलरेडी लग चुका उसको माइनस अलाउ किया जा रहा है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमने टैली सीखना है, भाई ये वीडियो तो मेनली टैली स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जीएसटी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस तो वैसे भी डिफरेंट हैं। अब अगर हम टैली की अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले ये समझना है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आपके लिए करंट एसेट है। अब फिर वही बात आती है, मैंने आपको कहा कि ये पढ़ने के लिए, ये वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी टैली की वीडियोस या इन जनरल आपको टैली आना चाहिए। अब टैली में क्या होता है कि जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम किसी न किसी ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। अब क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट
आपकी टैक्स की लायबिलिटी को माइनस करेगा। तो ये आपके लिए एक एसेट के जैसा है। आपने कोई सामान खरीदा, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, उसके ऊपर आपने 1000 रुपये टैक्स दिया, तो 1000 रुपये तो आपका डिडक्ट कर ही रहे हैं ना, माइनस तो कर ही रहे हैं, मना तो कर नहीं रहे। तो वो बेसिकली क्या हो गया, आपके लिए एक इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपके लिए एक एसेट की तरह है। और क्योंकि अभी अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम करंट एसेट मान रहे हैं। और जो आपको पैसा देना है वो तो देना ही है ना सरकार को, वो आपकी लायबिलिटी है। तो जो भी आउटपुट टैक्स है जो आपने कस्टमर से इकट्ठा कर रखा है, वो आज नहीं तो कल आपको सरकार को देना है, वो आपका नहीं है। तो वो क्या हो गया आपका, वो आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, है ना। एक जोक भी आया था इसमें ना बीच में, मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर, आप सबने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा, कि भाई वो शॉपकीपर को मजाक में बोल रहे थे कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑफिस में कमाओगे वो सारा कमा के सरकार को जीएसटी के फॉर्म में दे दोगे, जो बच जाएगा मतलब सरकार को दे दोगे, और जो बच जाएगा वो घर जाके घर की सरकार को दे दोगे। तो वही है, टैक्स तो लगना ही लगना है ना। तो अभी फिलहाल क्या है कि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो हमारी करंट लायबिलिटी है, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारा करंट एसेट है। करेक्ट। चलिए अब एक चीज और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, वो है अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देखिए कि टर्मिनोलॉजी क्या है। एक है लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक है प्लेस ऑफ सप्लाई। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो मैंने इसमें आपके लिए हाईलाइट की है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही आपको दिखे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीजें। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब अभी पुरानी लैंग्वेज में ही समझ लो कि भाई दुकानदार की दुकान कहाँ है, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब समझ लो भाई कस्टमर का घर कहाँ है। अभी फिलहाल सिंपल बात को समझना है ना पहले तो भी। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, जहां पर डिलीवरी हुई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब जहां डिलीवरी हुई। अगर ये दोनों चीजें सेम स्टेट में हैं, जैसे दिल्ली से दिल्ली, राजस्थान से राजस्थान, है ना। राजस्थान में अब ये हो सकता है कि भाई राजस्थान के अंदर जैसे मान लेते हैं जयपुर से उदयपुर जा रहा है, तो वो सेम स्टेट है। तो अगर माल सेम स्टेट में गया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, तब तो ये बन गया इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये टर्म थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, है ना। आप बोलोगे सर ये क्या याद करवा रहे हो, तो ये करना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई, मैं इसको हाईलाइट करने के लिए रेड कर देता हूं आपके लिए। दोबारा से ध्यान से देखिए, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, दोनों एक ही जगह पे हैं, दोनों चीज़ें एक ही राज्य में हैं, तब ये बन जाएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जैसे मैंने जीएसटी कॉन्सेप्ट में समझाया था, उसमें हमारा जो जीएसटी है वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। कल को इसमें वेरिएशन हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अभी तक जो लॉ सामने आया है उसके हिसाब से ये मोर और लेस आधा आधा चलेगा। यानी अगर 18% जीएसटी है तो 9% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और 9% हो गया स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। समझ पाए आप? आपने तो सुना ही होगा, थोड़ा बहुत तो अखबार देखते होंगे, पढ़ते होंगे। 18% इज द मोस्ट कॉमन जीएसटी रेट, 18%। तो अगर मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, अगर जीएसटी 18% है, ये अकाउंटिंग के लिए पढ़ा रहा हूं आपको मैं, तो अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि 9% जो है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये जो सीजीएसटी है इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों भाई डिफरेंट स्टेट में है, सपोज मैं दिल्ली से सप्लाई कर रहा हूँ जयपुर, तो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली क्या हुई, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और जो कस्टमर है चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई भी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई का है डिफरेंट स्टेट में, तब ये क्या बन जाएगी, देन इट इज इंटर स्टेट सप्लाई। तभी क्या बन जाएगी, देन इट विल बी कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई, और इसमें लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं जीएसटी कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन फिर भी दोबारा ध्यान से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और इसमें बाइफर्केशन का चक्कर नहीं है। यानी अगर आप इसकी अकाउंटिंग करेंगे, जिसके ऊपर मैं अभी आपको इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, तो उस पर सीधा सीधा 18% लगाएंगे। ये आपस में बांटते रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। उससे फिलहाल एज एन अकाउंटेंट आपको कोई कंसर्न नहीं है, राइट। और एक चीज लेकिन ध्यान रखने वाली वो ये कि जो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब खरीदते वक्त भी तो फिर आप बाइफर्केट करेंगे ना जो टैक्स आपने दिया होगा, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का है, ध्यान से सुनिएगा,
जब आपने इतनी पेशेंटली ये वीडियो सुनी है, आधे घंटा करीब होने को आया, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारे कंसेप्ट्स देख रहे होंगे। और देखिएगा कि वीडियो क्लासेस के अंदर ना पढ़ने का एक, मैं बीच में सब्जेक्ट से हट के थोड़ा जा रहा हूँ, कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अव्वल तो एक ही बार में चीज़ समझ में आती है और मैं रिपीट भी करता हूँ चीज़ों को, फिर भी 1% अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपके पास असाइनमेंट भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं, और साथ में आप वीडियो को रिपीट करके कितनी बार भी देख सकते हैं। तो कुछ बेसिक वीडियोस शायद आपको एक की जगह 2 बार देखनी पड़े, लेकिन एक बार अगर कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो कोई इतना भी मुश्किल नहीं है अकाउंटिंग करना जीएसटी के लिए, और आप बहुत परफेक्टली टैली के सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते चले जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो जैसे मैंने बताया कि सीजीएसटी जो है उसकी एडजस्टमेंट जो है वो सीजीएसटी में ही अलाउड होगी। बात समझ रहे हो आप? यानी सीजीएसटी की एडजस्टमेंट सीजीएसटी से होगी और एसजीएसटी की एडजस्टमेंट जो है वो एसजीएसटी के अगेंस्ट ही होगी। मोटी मोटी बात ये है कि इसमें इन्होंने सिस्टम ये बनाया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्ट होगा, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से एडजस्ट होगा। आपको कोई ज़रूर से फ़र्क क्या पड़ना है? आंसर इज़ 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जिसके पास ये पैसा जाना है वहाँ तो फ़र्क पड़ रहा है ना। 2 जेबें अलग अलग हैं, 18% में दोनों ने मिलके बांट लिया। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, उनको भी खर्चे अपने अलग करने होते हैं। 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया, उनको भी अपने खर्चे करने होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई जो मेरे पास आया उसकी एडजस्टमेंट मैं अलाउ कर दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जो हमारे पास आया उसकी एडजस्टमेंट हम अलाउ कर देंगे। खत्म, इतना ही कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। आगे चल के मैं अभी आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा, फिर इसके अंदर टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करना सिखाऊंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सीजीएसटी की एडजस्टमेंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी से अलाउड होगा, और एसजीएसटी का यानी स्टेट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको हम एसजीएसटी से करेंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करने की, अदरवाइज़ जो डिटेल में डेप्थ में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो तो फिर जीएसटी कंसेप्ट्स की वीडियोस में ही हैं, वहाँ से आप पढ़ें। और उसके बाद आप टैली की भी अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं तो फिर टैली फॉर जीएसटी पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।